हेलो एस्पिरेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स। जो एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे दीज आर फ्रॉम जनवरी 2024 टू मार्च 2025 एंड दिस विल बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ऑल द एनवायरनमेंट करंट अफेयर। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को मैंने कंपाइल किया है, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। लेकिन यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए व्हेन यू रिलाइंग ऑन दीज करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके यू कैन फोकस ऑन दीज एनवायरमेंट करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। इससे पहले हमने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स करे हैं, पॉलिटी के करंट अफेयर्स करे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स करे हैं, मैपिंग के करंट अफेयर्स करे हैं, सारा के सारा हमने कंप्लीट किया है। एनवायरमेंट करंट अफेयर के बाद मैं हिस्ट्री के लिए करंट अफेयर्स लेके आने वाला हूँ, तो मीन्स आपके एक फुल पैकेज रेडी है फॉर द प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स के लिए। तो आप इन पे रिलाई कर सकते हैं, रीड मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम पढ़ो। नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। अभी नया कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड दीज कंटेंट, इसको मल्टीपल टाइम पढ़ो ताकि आपका कंफ्यूजन कम हो और आप आंसर कम से कम गलत करो इन द एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इन करंट अफेयर्स को मैंने पार्टिकुलर हेडिंग सब हेड्स में डिवाइड किया है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द इम्पोर्टेंट एक्ट एंड बॉडीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट द स्पीसीज। तो इनको मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड करा है जहाँ से यूपीएससी मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालता है। इन्होंने एनसीएपी 2019 में लॉन्च किया था, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए हैं एनसीएपी को। इसका मेन फोकस है कि एयर क्वालिटी पे फोकस करना, नॉट ऑन ऑल इंडिया, कंप्लीट इंडिया पे नहीं है, जस्ट ऑन द 131 सिटी पे फोकस करना है। और इसमें 24 स्टेट्स है। बाय एंगेजिंग द मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, सबके सब स्टेक होल्डर्स को लेके बात की जा रही है। लाइक दिल्ली में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली जल बोर्ड है, इसके साथ वेरियस काइंड ऑफ द कमेटी है, ग्रेप लगता है। तो सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके इस पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। द सिटी विच आर एक्सीडिंग द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो एनए एक नाक स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स तक एक्सटेंड करता है, वहाँ पे दे आर अप्लाइंग द नेशनल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी। तो उनको आइडेंटिफाई करता है सीपीसीबी एंड वहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लगाया जाता है। तो आपसे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मिनिमम कंटिन्यूस 5 साल के लिए स्टेट ब्रीच कर रहा है नेशनल क्लीन नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को, 5 साल के लिए ब्रीच कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में 10 भी दिया जा सकता है, 1 साल भी दिया जा सकता है। जो शुड स्टिक टू 5 ईयर्स ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और नाक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, जहाँ पे पार्टिकुलर पोल्यूशन कंटेंट दिया गया कि इससे ऊपर पोल्यूशन रहेगा फॉर द कंटिन्यूस 5 ईयर्स, वहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लगाया जाएगा। तो दैट्स यू शुड फोकस ऑन। टारगेट इसका है कि टू अचीव द रिडक्शन ऑफ द 40% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, 40% पार्टिकुलेट मैटर को कम करना है, PM10 एंड PM2.5 बाय द 25-26 ऑन द बेसिस ऑफ 2017 पे जो पीपीएम लेवल है उसका 40% कम करना है, PM2.5 एंड द PM10 ऑल्सो। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो बिकम द इम्पोर्टेंट। क्या कम करना है, स्पेसिफिक टारगेट क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक टारगेट। जब भी हम बात करते हैं तो हम एक पार्टिकुलर टारगेट की बात करते हैं, किसी भी स्कीम्स की, किसी भी प्रोग्राम की, और यूपीएससी उसी स्कीम उसी प्रोग्राम के पार्टिकुलर टारगेट्स पे ही फोकस करता है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जैसे प्रेरणा पोर्टल, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ द एयर पोल्यूशन इन द नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड हैज आल्सो बीन लॉन्च टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन इन द एनसीएपी। में मॉनिटर करने के लिए प्रेरणा पोर्टल बनाया गया। तो थर्ड स्टेटमेंट कैन बी कि प्रेरणा पोर्टल किससे रिलेटेड है। इन सेम क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। नेक्स्ट टॉपिक इज द IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इट वाज लॉन्च इन 2023 में लॉन्च किया गया था इसको। इट्स एम्स टू कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। टोटल 7 बिग कैट्स पे फोकस करता है। इसमें लायंस हैं, टाइगर्स हैं, स्नो लिपर्ड्स हैं, लिपर्ड, चीता, जैगुआर एंड द पूमा। दीज आर 7 कैट्स जहाँ पे फोकस किया जा रहा है अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इट कंप्राइज 96 बिग कैट रेंज कंट्री। तो टोटल कितने कंट्री? 96 बिग कैट रेंज कंट्री पे फोकस कर रहा है। कंजर्वेशन पार्टनर, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ग्रुप्स पे फोकस कर रहा है। 16 कंट्री इंक्लूड्स हैं इसमें, ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया है ऑफिशियली ज्वाइन द IBCA लेड बाय द इंडिया। तो ऑफिशियली मेंबर्स ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश एंड मलेशिया ऑफिशियली ज्वाइन, एंड इट्स लेड बाय द इंडिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को कौन लीड कर रहा है? इट्स लेड बाय द इंडिया। इसमें 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जिसमें से स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो IUCN इसका मेंबर है,
WWF इसका मेंबर है, WWF इज अ वर्ल्ड वाइड फंड है, इसका मेंबर है। टाइगर्स का अब इनका स्टेटस देख लेते हैं, जो बिग कैट है इनके स्टेटस क्या है, किस तरीके का स्टेटस है, कहाँ पे है, किस अपेंडिक्स में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ पर है। टाइगर इज एंडेंजर्ड वन, अपेंडिक्स 1 इन द साइट्स एंड द शेड्यूल 1 इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सिमिलरली लायंस इज वल्नरेबल, अपेंडिक्स 1। ओनली इंडियन पॉपुलेशन रेस्ट इन द अपेंडिक्स 2 में इंडियन पॉपुलेशन को अलग से रखा गया है। स्नो लिपर्ड भी वल्नरेबल है, leopard is also vulnerable, cheetah is also vulnerable. So you can see here lions, snow leopard, leopard and cheetah are the vulnerable, where tiger are the endangered one and jaguar are the near threatened. Jaguar are near threatened and they are not listed in the WPA. Jaguar WPA में नहीं है। तो ये जो एक exceptions type है कि jaguar near threatened है, but it's not mentioned into the, not listed into the Wildlife Protection Act of 1972. So this type of the conditions or this type of the facts data become the important. Jaguar is not listed into the Wildlife Protection Act of 1972. Puma is also not listed in the WPA. So you can note down the two species, that's a jaguar and the puma. Jaguar and the puma are not listed into the Wildlife Protection Act of 1972. अगर आप इस YouTube चैनल पे नहीं हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द IAS विंग्स एंड ज्वाइन द IAS विंग्स टेलीग्राम चैनल। जो भी ये PDF है आपको IAS विंग्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ नया कंटेंट क्या रहे, क्वालिटी कंटेंट में डिलीवर करते हैं हम लोग, तो आपको क्वालिटी और अप्रोच क्या रहेगी, उस कंटेंट से क्या पूछा जाएगा, इस तरीके का एक डिलीवरी रहती है। तो यू विल लाइक द कंटेंट, प्लीज ज्वाइन टू द टेलीग्राम ग्रुप and also subscribe to the YouTube channel. Also don't forget to share with your friends. नेक्स्ट आते हैं स्टार मैट्रिक्स। स्टार मैट्रिक इज स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड द रिस्टोरेशन मैट्रिक। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि टाइगर्स पे भी इसी तरीके के मैट्रिक्स बनाया गया था, वो टाइगर्स का मैट्रिक्स यूपीएससी ने पूछ लिया था। सिमिलरली दे कैन आस्क स्टार मैट्रिक्स, लाइक टाइगर्स वाला जो मैंने बताया स्ट्राइप्स पूछा गया था, स्ट्राइप्स यूपीएससी ने पूछ लिया और ऑलरेडी पूछ लिया स्ट्राइप्स के बारे में, तो स्टार भी पूछा जा सकता है। इट्स स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन मैट्रिक। It's developed by the IUCN. किसने डेवलप किया? It's developed by the IUCN in partnership with the other organization. तो मेजर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? IUCN जिसने डेवलप किया है। It was first unveiled in 2021 in terrestrial area and recently has been expanded in the marine area also. Star metric utilize the existing data of the IUCN red list of the threatened species. तो कहाँ का डेटा यूज करता है? IUCN red list का डेटा स्टार मेट्रिक यूज करता है। species to quantify extinction risk and threat faced by the species. तो मेन फंक्शन क्या है? It's quantify the extinction risks and the threats faced by the species. क्या threats face किया जा रहा है, कितना क्वांटम है, थ्रेट तो है लेकिन थ्रेट का क्वांटम कितना है वो भी ये मेजर करता है। नेक्स्ट आते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स पे। these are defined as a unique ecological and a fragile ecosystem. these are defined as a unique ecological fragile ecosystem, coastal and inland water, marine having the rich biodiversity. Under the 37 section 37 of the Biological Diversity Act of 2002, state government under the Biodiversity Act of 2002, state government in consultation with the local body. तो स्टेट गवर्नमेंट पहले कंसल्ट करेगा लोकल बॉडी को किसी भी साइट को बायोडाइवर्सिटी साइट डिक्लेयर करने के लिए। तो स्टेट will consult with the local body. So state will consult with the local body to announce any site as an biodiversity heritage site. तो अनाउंस कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। किससे कंसल्टेशन करके? इट विल कंसल्टेशन विद द लोकल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रेम रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्टेशन करके दे विल also make rules related to the conservation of the biodiversity heritage sites. National Biodiversity Heritage Sites advise the state government in selection and management of these sites under section 37. NBA पहले से भी पूछा जा चुका है और NBA important भी है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। As per the NBA, India has a total 45 biodiversity heritage sites on February 2024 में इंडिया में 45 biodiversity heritage sites है। तो नंबर्स के साथ यूपीएससी प्ले करता है। दे विल गिव द इंडिया हैज मोर देन 100 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, नहीं इंडिया में 45 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ही हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके के फैक्ट्स बनते हैं। तो जब हम कहते हैं कि यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन फैक्ट्स के आते हैं 30-70 का रेशियो, जो 30% फैक्ट्स आ रहा है वो इस तरीके का ही फैक्ट्स आ रहा है, जो आप अगर अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़ते हैं तो यू कैन एलिमिनेट दैट काइंड ऑफ द स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन फ्यूल अलायंस इन इंडिया। इट्स डेनमार्क ने अनाउंस किया है ग्रीन फ्यूल अलाउंस, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पार्ट है।
जो 2020 में साइन हुआ था बिटवीन द इंडिया एंड डेनमार्क। इट्स अ पार्ट ऑफ द डेनमार्क इंडिया पार्टनरशिप जो साइन हुआ 2020 में, और 5 साल हो गए हैं। इसको 5 साल हो गए हैं, तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ग्रीन फ्यूल अलायंस ऑफ इंडिया सीधा सा क्वेश्चन में सीधा सा आएगा कि इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और आप सोचोगे ग्रीन फ्यूल अलायंस है, यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नहीं किया होगा। तो इस तरीके से आपको फोकस करना होता है कि नहीं, दिस इज बाय द डेनमार्क अनाउंस द ग्रीन फ्यूल अनाउंस इन इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ बाय एनकरेजिंग द कोलैबोरेशन एंड बिजनेस गवर्नमेंट एंटिटी के बीच में कोलैबोरेशन करके सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना है। इट्स इंस्पायर्ड द इनिशिएटिव लाइक इंडिया डेनमार्क पार्टनरशिप, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द ग्रीन फ्यूल, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द ग्रीन फ्यूल। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ग्रीन फ्यूल अलायंस इन इंडिया के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं ग्लोबल स्नो लिपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ऑल्सो ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन एज वेल। जो भी मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो मुझे बताइए जो 7 कैट स्पीसीज है, जो 7 कैट स्पीसीज है, उनमें से कौन सी कैट स्पीसीज इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड नहीं है? उनमें से कौन सी स्पीसीज इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्टेड नहीं है? प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी स्पीसीज लिस्टेड नहीं है। अभी हमने बात की थी कौन सा स्पीसीज लिस्टेड नहीं है, जल्दी से बताएंगे। वन इज द जैगुआर, सेकंड इज द पूमा। जैगुआर एंड द पूमा, जैगुआर एंड द पूमा आर नॉट लिस्टेड इनटू द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, लिस्टेड नहीं है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा ताकि आप अटेंटिव रहें इन द सेशन। आपने क्या सीखा और किस तरीके से आप अप्लाई कर पा रहे हैं। मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करें, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं ग्लोबल स्नो लिपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इट्स अ हाई लेवल इंटरगवर्नमेंटल अलायंस है ऑफ ऑल द 12 स्नो लिपर्ड रेंज कंट्री। तो टोटल स्नो लिपर्ड रेंज कंट्री कितनी है? 12। टोटल स्नो लिपर्ड रेंज कंट्री आर 12। द स्नो लिपर्ड कंट्री आर इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अगर क्वेश्चन आता है स्नो लिपर्ड सेंट्रल एशिया में मिलते हैं, यस दे आर फाइंड इन सेंट्रल एशिया। अगर आप देखोगे तो दीज आर सेंट्रल एशियन कंट्री, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दीज आर द सेंट्रल एशियन कंट्री। तो यहाँ पे स्नो लिपर्ड का पॉपुलेशन मिलता है। इट्स मेजरली फोकस ऑन द नीड ऑफ द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्नो लिपर्ड्स के बारे में बात करता है। दिस इज अ इनिशिएटिव दैट्स अ लिविंग हिमालयन इनिशिएटिव। लिविंग हिमालयन इनिशिएटिव इज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड वाइड फंड, WWF ने किया है। ग्लोबल इनिशिएटिव है टू ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशनल कंजर्वेशन, to bring the transformation conservation of three eastern Himalayan country, of three ईस्टर्न हिमालयन कंट्री। कौन कौन से है वो? भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो शॉर्ट में बता दूं ये किसके बारे में? भूटान, इंडिया एंड नेपाल। भूटान, इंडिया एंड नेपाल के बारे में। टू focus on the impact on the three eastern Himalayan countries, Bhutan, India and Nepal के बारे में। Objective to include adapting to climate change, connecting to habitats and सेविंग द आइकनिक स्पीसीज। इनके बारे में इसका मेजरली ऑब्जेक्टिव है। जब भी आप किसी प्रोग्राम को पढ़ते हो उसका एम के बारे में देखना है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में देखना है, किस पे उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, क्या रेंज है, किस कंट्री का इनिशिएटिव है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2024। ये रिसेंट में ही हुआ है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2024। ये अमेंड करता है वाटर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 को अमेंड करता है, क्योंकि 50 साल 1974 जो 2024 इज 50 ईयर्स, तो द हाइयर चांस ये आपसे पूछ लिया जाएगा। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2024, इसका एप्लीकेशन क्या है? इट्स एप्लीकेशन करंटली द वाटर अमेंडमेंट 2024 ओनली विल बी अप्लाई ऑन हिमाचल प्रदेश एंड द राजस्थान। दो कंट्री पे ही अप्लाई होगा अभी इनिशियली, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान पे अप्लाई होगा। वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो ये भी पता होना चाहिए पानी स्टेट सब्जेक्ट है। इट्स कम्स अंडर द शेड्यूल 7 जहाँ पे डिफरेंट लिस्ट डिवाइड की गई है। आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट, empower the parliament to legislate on the any matter with respect to the legislative power। जो भी legislative power में किसी भी मैटर में करना चाह रहा है, सेंटर एक लॉ बनाना चाह रहा है, तो दे कैन डू दैट। ये स्पेसिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
एग्जेम्प्ट कर सकता है सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट। तो अगर आपको स्टेटमेंट आ जाती है कि सर्टेन कैटेगरी ऑफ द और सम industrial plants can be exempted under the Water Pollution Act. Yes, it can be right. All the industrial plants are not exempted under the Water Pollution Act. That's a wrong statement. तो ये आपसे पूछी जा सकती है. The central government will prescribe the manner of nomination and the terms and condition. क्या क्या टर्म कंडीशन रहेगा CPCB को वो बताएंगे. The act decriminalize the several violation instead of impose of high penalty. 10,000 से 15 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया जाता है. वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है क्या? इट्स ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन, मेंटेनिंग रिस्टोरिंग द होलसमनेस ऑफ द वाटर इन द कंट्री. ओरिजिनल एक्ट इज एप्लीकेबल इन द 25 स्टेट्स में एप्लीकेबल है. एंड द रेगुलेटरी बॉडी क्रिएशन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाना है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाना है. मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू गेट परमिशन, जो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है परमिशन लेना फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री. नेक्स्ट पे आते हैं जियो हेरिटेज साइट्स क्या है. जियो हेरिटेज साइट रेफर्स करता है जियोलॉजिकल फीचर्स विच आर इनहेरेंटली और कल्चरली सिग्निफिकेंट. It refers to the geological features which are inherently or culturally significant, offering insight to the Earth evolutions, history to the Earth science, or that can be utilized for the education. Geological Survey of India एक parent body है, which is making the efforts toward the identification and protection of the geo heritage sites, national geological monument in the country. और Geological Survey of India को 75 years हो गए हैं. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंप्लीट विद 75 या 175 ईयर्स. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ग्लोबली टू यूनेस्को डिक्लेयर द ग्लोबल जियो पार्क. करंटली देयर आर नो ग्लोबल जियो पार्क इन इंडिया. इंडिया में एक भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है. नो ग्लोबल जियो पार्क. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. देयर इज नो ग्लोबल जियो पार्क इन इंडिया. सम ऑफ द जियो हेरिटेज साइट्स आर कौन कौन सी हैं? मेरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क इन छत्तीसगढ़. सम ऑफ द मेरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क इन छत्तीसगढ़. शिवालिक वर्टिब्रेट फॉसिल पार्क इन हिमाचल प्रदेश. स्ट्रोमेलोटाइट पार्क इन राजस्थान. पिलो लावा इन कर्नाटका. एंड तिरुमला हिल्स इन द आंध्र प्रदेश. लोनार लेक इन महाराष्ट्र. दीज आर सम ऑफ द जियो हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. बट देयर इज नो ग्लोबल जियो हेरिटेज साइट इन इंडिया. तो ये आपको याद रखना है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया attached to the Ministry of Mines conducting geological survey study. It was established in the 1851 में किया था. तो 175 years हो गए हैं. And find the coal deposit for the railway. Its headquarters is located in the Kolkata. Its main function creating and updating national geoscientific information को update करना है and the mineral resource का assessment करना. This is the main function of the Geological Survey of India. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अचीव थ्रू द ग्राउंड सर्वे, एयरबोर्न एंड द मेरीन सर्वे, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड द इन्वेस्टिगेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी जियो साइंटिफिक एंड द जियो टेक्निकल चीज़ों पे फोकस करना. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पे आते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या. इट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म. ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वाटर क्रेडिट ऑलरेडी पूछा जा चुका है. अगर आप मैं बात बताऊं तो वाटर क्रेडिट आपसे ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है. वाटर क्रेडिट के साथ साथ कार्बन क्रेडिट भी आपसे पूछा जा चुका है. तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज ऑल्सो बिकम द इम्पोर्टेंट एज पर द यूपीएससी पीवाईक्यू हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. टू इंसेंटिवाइज द एनवायरमेंट, positive actions by the different stakeholders, positive actions by the different stakeholders such as the industry, institutions, state governments and the philanthropists. It is established under the Environmental Protection Act of 1986 के अंडर इसको बनाया गया है. And the Ministry of Environment and the Forest Climate Change is the nodal agency of it. Ministry of Environment, Forest Climate Change is the nodal agency for it. Program is the voluntary in nature and follow up action of lifestyle for environment campaign को ये follow करता है. तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए. अभी हमने डिस्कस किया था क्या इंडिया में कोई भी ग्लोबल हेरिटेज साइट है? क्या इंडिया में कोई भी ग्लोबल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है? यस या नहीं? यस और नो? यस और नो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे है या नहीं है. There is no geological heritage site in India. So this is the answer. Please mention the comment section. इंटरेक्टिव बनाए जितना ज़्यादा सेशन को बना सकते हैं. कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं. आई विल श्योरली गिव द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कवर द 8 टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक ट्री प्लांटेशन. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कवर करता है 8 टाइप ऑफ एक्टिविटी. ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड की गई है. ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, sustainable agriculture, waste management, air pollution, and the mangrove conservation and restoration. These are the 8 activities that are included under the Green Credit Program.
इसका एम है टू एनकरेज इंडस्ट्री कंपनी एंड द एंटिटी टू मीट द ऑब्लिगेशंस अंडर एनी लॉ, जो भी लॉ है फोर्स उसको मीट करना है, उसके ऑब्लिगेशन को मानना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। क्लैरिफाई करता है नोटिफिकेशन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कार्बन क्रेडिट एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम से एकदम से इंडिपेंडेंट है, और कार्बन क्रेडिट पूछा गया था तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड के आने के हाइयर चांसेस हैं। तो फोकस ऑन द जीसीपी दैट्स अ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसका एम क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटी है, 8 एक्टिविटी कौन कौन सी है, इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन क्रेडिट, दैट्स बिकम द इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ द कैप्टिव एलिफेंट। जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ द कैप्टिव एलिफेंट्स, इट्स कंडक्टेड इन केरला, केरला में हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग द जेनेटिक प्रोफाइलिंग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है फॉर द 400 कैप्टिव एलिमेंट्स के साथ इन द केरला। अब अगर आपको याद है तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट द एलिफेंट्स, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, केरला, कर्नाटका, आसाम। तो ये तीनों ऑप्शन आए थे, तो आपको वहां पे भी फोकस करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन अ टास्क फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो रहा है फॉर द कैप्टिव एलिमेंट्स का प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन थ्रू द जेनेटिक मटेरियल, दैट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूपीएससी पूछ चुका है। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जितने भी नई इन्फॉर्मेशन है वो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर में किए हैं। तो आप जाके उस वीडियो को भी देखो, उसके नोट्स टेलीग्राम चैनल आईएएस विंग्स के टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, डाउनलोड करो, मल्टीपल टाइम पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो। वहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन हिट होने के चांसेस हैं। तो आप जाके जल्दी से उसको देखें एंड पढ़ें उसको। इट गिव द लाइक अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जैसे ह्यूमंस को आधार कार्ड दिया गवर्नमेंट ने, सिमिलरली एलिफेंट्स को भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स दिया जाएगा बाय द केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डेवलप हुआ था 1981 में, 1981 में डेवलप हुआ था। हेडक्वार्टर्स का देहरादून में है, दैट्स उत्तराखंड। इट्स अ प्रीमियम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इट्स मेन टास्क टू अंडरटेक अ सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ द कंट्री फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर फोकस करना है। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स बायएनुअली मीन्स वंस इन एवरी 2 ईयर्स में निकाला जाता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट्स वंस इन एवरी 2 ईयर्स में आती है, और वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर कहाँ है। टोटल 5 स्टेट्स को लॉजिकली अरेंज करो, सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर से लेके सबसे कम ग्रीन कवर कहाँ कहाँ पर इन द गिवन स्टेट्स। तो आप वो रिपोर्ट्स को जरूर से देखें कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट्स आया है, फॉरेस्ट कवर का जो रिपोर्ट आया है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। It is responsible for the assessments and the monitoring of the forest resources country regularly. Also engage in the providing service of the training research की सर्विस भी दिया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स 2010 में बना था, 15 साल हो गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ट्राइब्यूनल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, ग्रीन ट्राइब्यूनल्स पे वो नहीं लगते हैं, वो ग्रीन ट्राइब्यूनल्स पे नहीं लगते हैं। इसमें कंपोजिशन क्या है, इसमें 40 मेंबर होते हैं, इसमें 40 मेंबर होते हैं, जिसमें 20 एक्सपर्ट्स मेंबर और 20 जुडिशियल मेंबर है। 20 एक्सपर्ट्स मेंबर है, 20 जुडिशियल मेंबर है। चेयरपर्सन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ट्राइब्यूनल, जो चेयरपर्सन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होगा ट्राइब्यूनल्स का। ऑल्सो सर्व एज अ जुडिशियल मेंबर, इट ऑल्सो सर्व एज अ जुडिशियल मेंबर। और इसके लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्म चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली कैन बी द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और चेयरमैन ऑफ द एंटिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन बन सकता है कि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, प्लस सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज हो सकता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एंड द चेयरमैन ऑफ द NGT, that's a green tribunal. Its principal branch in the New Delhi, its principal branch in the New Delhi, it deals with NGT किसके साथ डील्स करता है, नंबर ऑफ एक्ट्स आते हैं एनजीटी के अंदर। तो एनजीटी के एक्ट्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एनजीटी के अंदर एक्ट्स आते हैं। वाटर पोल्यूशन एक्ट्स, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन सेस एक्ट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स, एयर पोल्यूशन एक्ट्स, environment protection acts and the public liability insurance acts and the biological diversity acts. These are the cases under the NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स के अंदर ये सारे केसेस आते हैं। इन एक्ट्स के अंदर कोई भी केस आएगा वो एनजीटी को चला जाएगा। मैंग्रोव ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव की बात करते हैं, लॉन्च हुआ था COP 27 में, यूएनएफसीसी की COP 27 में लॉन्च हुआ था। श्रम मिल शेख इजिप्ट में कोप हुआ था। COP 27 कहाँ पे हुआ था, श्रम मिल शेख इन द इजिप्ट। एंड इट्स नेशनल हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियनशिप है वो द ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के लिए। मैंग्रोव ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव क्या है, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है टू प्रोटेक्शन ऑफ द मैंग्रोव्स एट द ग्लोबल लेवल। इट्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑल द स्टेक होल्डर की, सब स्टेक होल्डर्स आगे काम करेंगे। एंड द 15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली बाय द 2030 को टारगेट बनाएंगे 15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ग्लोबली पे
मैंग्रोव्स होने चाहिए। तो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी रिसेंट में ब्राजील में होगा, जो COP नेक्स्ट है वो ब्राजील में होगा, और ब्राजील वालों ने इतने सारे अमेजन फॉरेस्ट काट दिए हैं कि जो उनके डिग्नेटरीज आएंगे उनको ले जाने के लिए लैक्स ऑफ ट्री को कट कर दिया, एक रास्ता बनाने के लिए। कॉन्फ्रेंस हो रही है एनवायरनमेंट की, और आप एनवायरनमेंट को डैमेज करके एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस करा रहे हो। तो दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड, दिस इज डबल स्टैंडर्ड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन कि किस तरीके से काम हो रहा है। और ये एक इलॉजिकल पार्ट है कि आप एनवायरनमेंट का ही कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, एनवायरनमेंट के जो सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी साइट है अमेजन फॉरेस्ट, आप उसको कट करके बना रहे हो। तो ये तो कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं हुआ। इसका कलेक्टिव एक्शन फोकस है halting मैंग्रोव लॉस, एस्कॉर्टिंग रिस्टोरिंग द हाफ ऑफ द रिसेंट लॉसेस को फोकस करना, डबलिंग द प्रोटेक्शन ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस क्या है। इट्स लॉन्च इन 2018 में लॉन्च किया गया था ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस बाय द वर्ल्ड ओशियन समिट एट द वर्ल्ड ओशियन समिट बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो वर्ल्ड ओशियन समिट में लॉन्च हुआ था बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो ये थोड़ा सा यूनिक है, लॉन्चिंग एजेंसी थोड़ी सी यूनिक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिक क्वेश्चंस आते थे। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन आया था, तो वर्ल्ड मैंग्रोव अलायंस लॉन्च हुआ वर्ल्ड ओशियन समिट में बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल, बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस और मैंग्रोव ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव दोनों अलग है। मैंग्रोव ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव लॉन्च हुआ शर्म शेख इन 2021 in the COP27, and the Global Mangrove Alliance launched for 2018 in the World Ocean Summits by the Conservation International. नेक्स्ट आते हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट हो रहा है इन 1975। इट वाज स्टार्ट इन द इंडिया इन 1975, मींस 50 इयर्स हो गए। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को भी 50 इयर्स हो गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट उड़ीसा के भीतर कनिका नेशनल पार्क में इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च विद द असिस्टेंट ऑफ द UNDP। इसको लॉन्च किया गया विद द असिस्टेंस ऑफ द UNDP एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया। क्रोकोडाइल एज द लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीशीज और वर्टिब्रेट्स और रेप्टाइल्स की, ये स्टेटमेंट आ सकते हैं क्योंकि यूपीएससी को स्पीशीज से बहुत प्यार हो गया। वर्टिब्रेट्स के बारे में क्वेश्चन आता है, नॉन वर्टिब्रेट्स के बारे में क्वेश्चन आता है, बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्रोकोडाइल्स आर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स एंड द वर्टिब्रेट्स, तो ये एक स्टेटमेंट आ सकता है कि क्रोकोडाइल सबसे बड़े हैं। तो आपके माइंड में वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सच में सबसे बड़े हैं? यस, दीज आर द लार्जेस्ट रेप्टाइल एंड द वर्टिब्रेट्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो कंफ्यूज नहीं होने का। एक्सेप्ट फॉर द वन सॉल्ट वाटर स्पीशीज, क्रोकोडाइल लाइव मेल इन द फ्रेश वाटर। एक सॉल्ट वाटर स्पीशीज को छोड़ के बाकी सारे फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, लेक्स एंड रिवर्स में। अगर आपसे क्वेश्चन आता है ऑल द क्रोकोडाइल्स आर द फ्रेश वाटर, तो गलत हो जाएगा, बिकॉज सम और प्रेजेंट इन टू द सॉल्ट वाटर ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके की स्टेटमेंट यूपीएससी फ्रेम करता है। अगर आप एनालाइज करोगे यूपीएससी PYQs के बारे में, तो इसी तरीके की स्टेटमेंट्स यूपीएससी बनाता है। नेक्स्ट आते हैं क्रोकोडाइल्स आर द नॉकटर्नल एनिमल्स एंड आर नोन एज पोइकिलोथर्मिक। वी मींस रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर टू द लिमिटेड डिग्री तक मेंटेन करते हैं, इनको पोइकिलोथर्म्स भी बोला जाता है। आफ्टर 75 years, official of the forest department confirmed presence of Indian घड़ियाल in the greater काजीरंगा। तो ये भी आपकी एक स्टेटमेंट बन सकती है, क्या काजीरंगा में इंडियन घड़ियाल प्रेजेंट है? यस, द इंडियन घड़ियाल्स आर प्रेजेंट इन टू द काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल नेक्स्ट पे आते हैं काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर। Council of Energy, Environment and Water was founded in the 2010, means it's completed the 15 years. It's a Delhi-based non-profit policy research organization है। It's environmental think tank जो advise करता है गवर्नमेंट को। It published the climate vulnerability index. It's published the climate vulnerability index. यूपीएससी ने लास्ट इंडेक्स का क्वेश्चन 2018-19 में पूछा है, 5 साल हो गए उसको भी पूछे हुए। तो इंडेक्स को दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आपके क्वेश्चंस में। तो इंडेक्स जो यूनिक इंडेक्स हैं वो आपको ध्यान में रखने लाइक, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इज लॉन्च बाय काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन। ऑप्शन होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स का, जो रिपोर्ट है इट्स लॉन्च बाय द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड द वाटर। तो ये लॉन्च होता है, CEEW लॉन्च करता है। रिसर्च एरिया कहाँ कहाँ पे इंक्लूड होते हैं? रिसोर्स एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस, एनर्जी ट्रेड, क्लाइमेट लिंकेज, इंटीग्रेटेड एनर्जी एनवायरमेंट्स एंड प्लान्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट।
बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट, आज अडॉप्टेड इन 2023 में अडॉप्ट किया गया था बाय द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन। तो इंटरनेशनल मैरीन biodiversity area outside the jurisdiction of the India. It's an agreement signed between the UN clause। तो किस किस के बीच में साइन हो, इसमें एक बेसिक लॉजिक लग जाता है कि बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन है तो यूएन क्लोज तो इसका पार्ट रहेगा ही, बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन है तो यूएन क्लोज तो इसका पार्ट रहेगा ही। एंड रेफर्ड एज द हाइड ट्रीटी, सी ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। It is the third implementing agreement to the UN clause, with the other two being 1994 agreement relating to the implementation of UN clause and 1995 fish stock agreement। तो थर्ड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट है, तो तीन एग्रीमेंट यूएन क्लोज के साथ कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लिस्ट में आपको चार ट्रीटी दे दी हैं, उनमें से कौन सी तीन यूएन क्लोज के साथ हैं। यूएन क्लोज विद द अदर टू बीइंग, एक तो ये जो हमने डिस्कस करी हाई सी ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं, बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट है। सेकेंड इज द agreement relating to the implementation of UN clause, and 1995 UN fish stock agreement. These three are with the UN clause. The Ministry of Earth and Science is the implementing agency in India। The Ministry of Earth Science, Ministry of Earth Science implementing agency, तो ये यहाँ पे एक यूनिकनेस आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नहीं है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट पे आते हैं यूएन वाटर कन्वेंशन। नेक्स्ट है यूएन वाटर कन्वेंशन, इसको नेगोशिएटेड रीजनल फ्रेमवर्क फॉर द पैन यूरोपियन रीजन के लिए एक फ्रेमवर्क नेगोशिएट करता है। कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड द यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स, मेनली कहाँ पे फोकस करता है, प्रोटेक्शन एंड द यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस, protection of transboundary water courses and international lakes which adopted in Helsinki in 1992, which were adopted in Helsinki in 1992। It was entered into the force in the 1996, means 30 साल हो गए हैं। It was entered into the force in 1996, completed the 30 years, and it's a legally binding instrument। UN Water Convention is a legally binding instrument। इन द हेलेंस्की 1992 में प्रपोज किया गया, 1996 में इम्प्लीमेंट किया गया। फोकस है प्रोटेक्शन एंड द यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड द इंटरनेशनल लेक्स, ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड द इंटरनेशनल लेक्स। इसका एम है प्रमोट एंड ऑपरेशनलाइज द अचीवमेंट्स ऑफ द 2030 एजेंडा, प्रमोट एंड ऑपरेशनलाइज द अचीवमेंट ऑफ द 2030 एजेंडा। All the UN member states can accede to the convention, does not replace bilateral and multilateral agreement। सारे UN के members इसको साइन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जो bilateral और multilateral agreement उन कंट्री के बीच में वो इफेक्ट नहीं होगा, तो वो नहीं इफेक्ट होगा। तो यूएन वाटर के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए कि इसका मेजर फोकस है क्या और कहाँ कहाँ पे है, प्रमोट क्या करता है, सस्टेनेबल एग्रीमेंट्स, लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और 30 ईयर्स को कंप्लीट हो चुके हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट पे आते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, इट्स अ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द राइट ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी। जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी है उनको लीगल राइट, रिकॉग्निशन और लीगल राइट, जो राइट्स हैं उनको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है। इट्स अंडर द कन्फाइंड विद द प्राइमरी रिसाइड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कौन रहेगा फॉरेस्ट में, क्लेमेंट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। जो क्लेम कर रहा है इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब होना चाहिए। मस्ट हैव बीन रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर द 75 ईयर्स प्रायर टू द 30 दिसंबर 2005। मीन्स जो भी क्लेम करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो 75 साल तक रहना चाहिए in the forest before 2005, before 2005 75 years तक होंगे, मीन दे स्टार्टेड लिविंग इन द 1930, ऑलमोस्ट 1930 से उन्होंने रहना शुरू किया, वही फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए एलिजिबल है। एंड दिस इज अ लीगल राइट प्रोवाइड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट। ग्राम सभा, हु इज द डेजिग्नेटिंग एजेंसी, ग्राम सभा इज अ designated agency to ascertain the rights। ग्राम सभा एक एजेंसी है जो डेजिग्नेट करता है। Ministry of Tribal Affairs was mandated with the operationalizing the act। Ministry of Environmental Affairs, Tribal Affairs, not the environment, Ministry of Tribal Affairs को मैंडेट किया गया इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स का है तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ही आएगा। ग्राम पंचायत एक नोडल एजेंसी बना दिया गया कि ये जो राइट क्लेम कर रहे हैं उनके लिए। As per the act, responsibility for the implementation of the acts lie with the state governments। जो implementation act की responsibility है that's with the state government, not the central government। The implementing part of the act with the state government। फॉरेस्ट राइट एक्ट इज एप्लीकेबल इन द नेशनल पार्क में एप्लीकेबल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एप्लीकेबल है, टाइगर रिजर्व में एप्लीकेबल है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कैसे डिफाइन किया गया अंडर द एक्ट, डिफाइंड एज सच एज द एरिया ऑफ नेशनल पार्क्स,
centuries that are required to kept as inviolate for the purpose of the wildlife conservation and may be determined notified by the सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया गया है और जो एक पार्क नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिनको इन वायलेट फॉर द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए वायलेशन उनका नहीं होना चाहिए दैट्स कम अंडर द पार्ट ऑफ द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। टाइप ऑफ राइट अंडर सेक्शन 3 कौन कौन किस किस तरीके के, जैसे इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स एंड द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। दो तरीके के राइट्स है, वन इज द आईएफआर इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, सेकंड इज द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स क्या है? इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट इज राइट टू होल्ड, individual forest right is the right to hold and live in the forest lands under the individual or the common occupation, where the community right foresters seek to restore all customary and traditional unsuppressed rights of the forest dwelling community। means ये community को लेके चलेंगे, restore all the customary and the traditional rights of the forest dwelling community, जितने भी customary और उनके पुराने rights हैं सबको activate किया जाए, उन सारे के सारे राइट को एक्टिवेट किया गया है। डोंगरिया कोंड आदिवासी यूज Forest Right Act 2013 to protect this sacred lands in the Niyamgiri Forest of Odisha। ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डोंगरिया कोंड आदिवासी यूज द एफआरए इन 2013 को यूज किया गया। तो अब आपको ये ऑप्शन आएगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को क्या कभी यूज किया गया है, या फिर एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि डोंगरिया ट्राइब ने 2013 में फॉरेस्ट राइट एक्ट को यूज किया था उड़ीसा में नियमगिरी हिल्स में एंड रिजेक्टेड बाय द वेदांता बॉक्साइट माइनिंग प्रपोजल, और इसको रिजेक्ट किया था वेदांता बॉक्साइट माइनिंग प्रपोजल के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं बायो ई3 पॉलिसी। यूनाइटेड कैबिनेट्स ने अप्रूव किया बायो ई3 पॉलिसी मीन बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट एंड द बायोटेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दैट्स अ बायो ई3 पॉलिसी फॉर फोस्टरिंग द हाई परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग के को बढ़ाने के लिए इसको फोकस किया गया है। Department of Biotechnology will be the implementing agency. Department of DBT is the implementing agency of the Bio E3 policy. According to the FAO, bioeconomy क्या है? Definition क्या है bioeconomy का? The production and the use of conservation of the biological resources, including the related knowledge, science, technology, etc. एग्जाम्पल देखेंगे तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एक्वाकल्चर एक्सेट्रा द पार्ट ऑफ इट। इको सेंसिटिव एरिया क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 अलाउ करते सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेस्ट्रिक्ट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इट्स अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द सेंसिटिव एरिया टू सेफगार्ड देयर इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अलाउ कर सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेस्ट्रिक्ट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। Under the Environmental Protection Act of 1986, the National Wildlife Action Plan required state government to declare area within a 10 kilometer as an eco-sensitive zone। तो कितना बाउंड्री है? 10 किलोमीटर का एरिया अराउंड द पार्क विल बी डिक्लेयर्ड एज अ SEZ। SEZ, ESEZ means द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ इको सेंसिटिव जोन। 10 किलोमीटर का एरिया डिक्लेयर किया जाता है। कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकता है बियॉन्ड द 10 किलोमीटर। यूनियन गवर्नमेंट बियॉन्ड द 10 किलोमीटर डिक्लेयर कर सकता है। ESZ अगर वो समझे कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सेंसिटिव कॉरिडोर है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सेंसिटिव कॉरिडोर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको 10 किलोमीटर के ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकता है एज एन ESZ इको सेंसिटिव जोन। टर्म इको सेंसिटिव जोन मेंशन नहीं है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इनटू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में टर्म इको सेंसिटिव जोन मेंशन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं परमिटेड एक्टिविटी कौन कौन सी है। ऑन गोइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी परमिटेड है। ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटी यूज हो रही है तो वो भी परमिटेड है। रेगुलेटेड एक्टिविटी फेलिंग ऑफ ट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स, रिसोर्ट्स, कमर्शियल्स, यूज ऑफ नेचुरल वाटर्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सारा कंट्रोल किया जाता है। मीन्स जो एक एनवायरनमेंट को हार्म करेगा वो सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं अंडर द रेगुलेटेड एक्टिविटी। क्या नहीं कर सकते? कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जो पोल्यूशन कर रही है, एयर वाटर एंड द सॉइल एंड नॉइस पोल्यूशन कर रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते इन दिस एरिया में। कमर्शियल यूज ऑफ वुड भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बलास्ट वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन BWM कन्वेंशन। BWM कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का है ये। बालास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन इज ऑफ द IMO, केम इनटू द फोर्स इन 2017 में आया। ये 2017 में फोर्स में आया। प्रिवेंट करता स्प्रेड ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजन इन शिप्स ब्लास्ट वाटर।
कि शिप्स का जो ब्लास्ट वाटर है वहाँ पे हार्मफुल एंड पोटेंशियल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ना पनपे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको कम किया जाए। तो आईएमओ का ये एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट द सी। 2024 तक 97 कंट्री ने साइन कर लिया है। इंडिया इज नॉट अ पार्टी ऑफ BWM कन्वेंशन। इंडिया BWM कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, दैट्स अ ब्लास्टिक वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। ब्लास्ट वाटर होता क्या है? इट्स फ्रेश और सॉल्ट वाटर हेल्ड इन द ब्लास्ट टैंक, एंड कार्गो होल्ड ऑफ शिप्स। एक पार्टिकुलर लोकेशन है शिप्स में ब्लास्ट टैंक बनाया जाता है जहाँ पे वाटर होता है, इसके अंदर सॉल्टी, उसके अंदर फ्रेश। इट यूज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी and maneuverability during the voyage when the ships are not carrying cargo। एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आ, उनके अंदर डाला जाता है, शिप्स के अंदर इसको फिक्स किया जाता है ताकि जिस टाइम पे कार्गो नहीं जा रहा तो वेट ज़्यादा कम है, उस केस में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ब्लास्ट वाटर का यूज किया जाता है। व्हेन अ शिप डिस्चार्ज कार्गो इट राइज अप इन द वाटर, ऊपर आ जाता है। देयरफॉर कीप अ मिनिमम लेवल ऑफ इमर्जन, कि इतना तो हमें पानी में रखना पड़ेगा स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, इसीलिए ब्लास्ट वाटर को यूज किया जाता है। when the ship loads cargo leading to the more immersion and the blast water is pumped out of the ship। और इसको निकाल दिया जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग होती है शिप्स पे, उस टाइम पे ब्लास्ट वाटर को कम किया जाता है या कम्प्लीटली निकाल भी दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस। ये लॉन्च बाय द इंडियन ओशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको लॉन्च किया गया। ये कवर करता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स विच एक्सटेंड टू 200 नॉटिकल माइल्स। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस उनको कंट्रोल करता है, उनको कवर करता है, एंड टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक करता है। एटलस कंसिस्ट करता है मैरीन मेट्रोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड द विंड सोर्सेस, हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी सच एज द वेव्स, टाइड्स, करंट, ओशियन थर्मल एंड द सैलिनिटी ग्रेडियंट्स। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियनिक इंफॉर्मेशन एस्टेब्लिश इन द 1999 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। It is an autonomous organization under the Ministry of Earth and Science. Its headquarter in the हैदराबाद, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, हेडक्वार्टर इन द हैदराबाद। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट नगर वन योजना 5 साल हो गए, इसको 2020 में लॉन्च किया गया था फॉर द अर्बन फॉरेस्ट्री। नाम भी सजेस्ट करता है नगर वन, अर्बन एरिया में फॉरेस्ट्री के लिए डेवलप करना 1000 नगर वंस एंड 400 नगर वाटिका बाय 2027। टारगेट है कि 1000 नगर वंश को क्रिएट करना है और नगर वाटिका 400 तक क्रिएट करना है अंडर द नगर वन योजना। फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से? कैंपा फंड से फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो ये देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फर्स्ट क्लाइमेट चेंज फंड से नहीं है, कैंपा फंड से इसको सोर्स किया गया है। कैंपा का मीनिंग कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग अथॉरिटी फंड। तो कैंपा फंड के अंदर इसको फंड किया गया है नगर वन योजना को। नगर वन एरिया रेंज फ्रॉम 10 हेक्टेयर टू द 50 हेक्टेयर। तो साइज क्या हो सकता है नगर वन का? 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक का साइज हो सकता है नगर वन योजना के अंडर। ईस्ट नगर वन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स एरिया अंडर द ट्री कवर। तो ये भी पार्टिकुलर लिमिट दे दिया कि मिनिमम 2/3%, 2/3 मीन्स 100 एकड़ जमीन है तो 67 एकड़ जमीन में ट्री होने ही चाहिए, वो एरिया के अंदर आने ही चाहिए, तभी उसको नगर वन कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। स्कीम प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 4 लाख पर हेक्टेयर। 4 लाख पर हेक्टेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है टू मेंटेनेंस ऑफ दीज अर्बन फॉरेस्ट। मेंटेनेंस के लिए, एक लंबे टाइम सर्वाइवल के लिए, फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करने के लिए 4 लाख रुपए पूरे लैंड के लिए दिए जाते हैं। एनकरेज करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन, स्टूडेंट्स एंड द अदर स्टेक होल्डर्स। हु इज द नोडल मिनिस्ट्री? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल मिनिस्ट्री। एनटीसीए पे आते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी asks 19 states to prioritize the removal of resident from the core tiger zone। तो अभी रिसेंट में एक नोटिफिकेशन आया कि जो भी कोर टाइगर जोन में रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए। इट्स अ नोटिस ऑफ द एनटीसीए। इट वाज एस्टेब्लिश इन द 2005, इट्स कंप्लीटिंग द 20 ईयर्स। एनटीसीए ने 20 साल पूरे कर लिए हैं। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted under the Wildlife Protection Act of 1972। It is constituted under the Wildlife Protection Act of 1972। कंपोजिशन क्या है एनटीसीए का? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर चेयरपर्सन है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ एनवायरमेंट इज द वाइस चेयरपर्सन। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, सेक्रेटरीट एंड द अदर मेंबर्स। तो मीन्स तो चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। नोडल एजेंसी भी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ही है।
कंडक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव कंट्री लेवल असेसमेंट्स हैं टाइगर्स के लिए, प्रेडेटर्स के लिए, प्रे के लिए, हैबिटेट्स के लिए फॉर 4 ईयर्स। एनटीसी इज नोडल एजेंसी फॉर चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए नोडल एजेंसी है। प्रेजेंटली इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, अगर रिसेंट में कोई बढ़ा है तो यू कैन चेक। रिसेंटली 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, अगर रिसेंट में कोई नंबर इंक्रीज हुआ है तो यू कैन चेक ऑन द गूगल कि कोई नंबर इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। यूएनएफसी, यूएनएफ ट्रिपल सी, कोप 29 2024 में हुआ है। कोप 29 क्लाइमेट चेंज बाकू में हुआ, बाकू इज अजरबैजान। दिस वाज हेल्ड इन द बाकू इन अजरबैजान। कोप 29 का सुप्रीम डिसीजन मेकिंग है यूएन नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट्स अ यूएनएफ ट्रिपल सी। यूएनएफ ट्रिपल सी एक इम्पोर्टेंट बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जब भी सीओपी होता है अंडर द climate change, तो UNF triple C is the major agency, that's a decision making body. COP और एनुअल कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, वेयर द यूएनएफसीसी मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंज के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। कोप 30 कहाँ पे होगा? बेलम ब्राजील, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि सारे अमेजिंग फॉरेस्ट को काट दिया गया एक रास्ता बनाने के लिए, डिग्निटरी के लिए। तो वहाँ पे कोप 30 होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हो रही है, लेकिन एनवायरमेंट को ही डैमेज किया जा रहा है। इनिशिएटिव फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द लॉन्च ऑफ द COP29, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं COP 29 के लिए? तो ये इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था 2015 में। तो पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में पूछ लिया गया था। तो सिमिलरली डिक्लेरेशंस ऑफ द COP29 में पूछा जा सकता है। इट वाज लॉन्च्ड बाय द UNEP, कन्वेंट क्लाइमेट एंड एयर कोलिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इट इज लॉन्च बाय द UNEP, कन्वेंट क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के अंदर लॉन्च किया गया है। इट एम टू सेट सेक्टोरल टारगेट टू रिड्यूस मीथेन, set a sectoral target to reduce methane from organic waste and launch policy and the roadmap for these targets, means reducing the methane from the organic waste से methane को कम करना है। support the implementation of the 2021 global methane pledge, 35 कंट्री हैं जो साइनेटरी हैं एंड विच रिप्रेजेंट द 47% ऑफ द ग्लोबल मीथेन इमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। 47 कंट्री ने साइन किया जो 47% ग्लोबल मीथेन इमिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स वहाँ से 47% ऑफ ग्लोबल मीथेन निकल रही है। 47%, दैट्स अ ह्यूज नंबर। नेक्स्ट पे आते हैं, COP 29 के अंदर ही हाइड्रोजन डिक्लेरेशन भी दिखा, हाइड्रोजन डिक्लेरेशन भी हुआ था। इन द हाइड्रोजन डिक्लेरेशन इट्स लॉन्च बाय द COP 29 प्रेसिडेंसी, नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स है to accelerate the production and use of the clean hydrogen and to decarbonize the various sectors, कुछ सेक्टर्स को decarbonize करना और accelerate करना production and the clean hydrogen, does not require any changes and made by national law for participating country. Next initiative the green energy pledge, means the green energy zones and corridors बनाना, ये भी COP 29 के अंदर ही बनाया गया है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशंस, UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन आर द पार्ट ऑफ इट। इट एम्स एट प्रमोटिंग द ग्रीन एनर्जी जोन्स को प्रमोट करना, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रीन एनर्जी जोन सेंट्रलाइज्ड हब्स हैं विच कंबाइन द हाई क्वालिटी वेरिएबल्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नेक्स्ट है बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, ये एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, दैट्स बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स बाय द FAO इन द पार्टनरशिप विद द FAO, इसको लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है? टू एक्नॉलेज द फंडामेंटल रोल्स ऑफ फार्मर्स एज एजेंट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन, कि फार्मर्स एक फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मिथेन रिमूवल ऑर्गेनिक कंपोनेंट से, पैडी फील्ड से होना, फार्मर्स को तो कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ेगा। तो फंडामेंटल रोल ऑफ फार्मर्स एज एजेंट ऑफ द क्लाइमेट एक्शन। इट विल बी होस्टेड बाय FAO, इसको होस्ट करेगा। FAO इज द मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म फॉर द एस्टेब्लिश फॉर COP 27 के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म बना है द FAO ने। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन रिपोर्ट, ये भी COP 29 के अंदर ही बना है। इसका इसको किसने लॉन्च किया? अजरबैजान ने। सपोर्ट क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स इन द डेवलपिंग कंट्री, में जितने भी क्लाइमेट प्रोजेक्ट होंगे उनको सपोर्ट करेगा। मीटिंग द नेक्स्ट जनरेशन टारगेट टू कीप द टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस विद इन, कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके अंदर ही इसको रखना है। इट विल कैपिटलाइज विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूशन कंट्री से कैपिटलाइज करेगा। इट विल ऑपरेशनल एंड कंक्लूजन इनिशियल फंडिंग की $1 बिलियन का फंडिंग पहले से किया जाए। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहेगा? क्योंकि अजरबैजान ने लॉन्च किया तो ऑब्वियसली बाकू में ही इसका रहेगा। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़ेंगे।
ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म, शादी डॉट कॉम नहीं है, ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म एक अलग प्लेटफॉर्म है, लॉन्च बाय द यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया एज ए क्लाइमेट क्लब। इट इज लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लाइमेट क्लब, इसको लॉन्च किया गया है। इट एक्सलेट द decarbonization of heavy emitting industry in emerging and developing economy. GMP is a single point gateway for country to raise decarbonization request. Baku Initiative for Climate Finance Initiative and Trade. It was launched by the COP29 presidency and the UN Trade and Developments. It aims to advance national ambitions and action through the synergetic utilization. So all these are the under the COP29। तो इनके हेड्स देख लेंगे कौन कौन से इनिशिएटिव COP29 के अंदर लॉन्च हुए, वो मैक्सिमम पूछा जा सकता है। तो क्लाइमेट एक्शन फंड के बारे में पूछ लिया जाएगा COP29 के अंदर किस कंट्री ने लॉन्च किया है। Then the continuity of the coalition of climate health, global energy storage grids, declaration of the green digital action, all these are the part of the COP29। Then the Baku dialogue for water climate action, ये भी लॉन्च किया गया है। हाइड्रो फॉर नेट जीरो इनिशिएटिव, ये भी लॉन्च किया गया है। ग्लोबल अलायंस फॉर द पंप स्टोरेज, ग्लोबल अलायंस फॉर द पंप स्टोरेज, ये भी लॉन्च किया गया है अंडर द COP29। So these are the few initiative, more than 10 initiative, to make a list of these initiative and see which of the following are launched under the COP29 के अंदर कौन कौन से initiative लॉन्च किए गए हैं, वो आपके लिए पूछा जा सकता है। Now the Article 6 of the climate Paris Climate Agreement 2015, 10 years हो गए हैं पेरिस क्लाइमेट को। Article 6 rule books were finalized at the COP26 summit in Glasgow, ग्लासगो में फाइनलाइज हुआ था। It outlined how country can engage in carbon trading, किस तरीके से कार्बन ट्रेडिंग में एंगेज होंगे। It laid down the framework under which carbon market or enabling the trading or prevented greenhouse gas emission can be operationalized, किस तरीके से कार्बन क्रेडिट कार्बन मार्केट को ऑपरेशनलाइज किया जाए टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। सेक्शन 6 इसी के बारे में कहता है। It defined how the country may enter into the bilateral agreement, में किस तरीके से एंटर करेगा, and the reduction in the one country may be legally claimed by the another country। आर्टिकल 6.2 क्या कहता है, अलाउ द कंट्री टू एक्सचेंज इमिशन रिडक्शन, कि कैसे इमिशन रिडक्शन एक्सचेंज करेगा एंड रिमूवल थ्रू द बायलैटरल एग्रीमेंट्स के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो। आर्टिकल 6.4 कहता है इट्स एस्टेब्लिश अ ग्लोबल कार्बन मार्केट, इट्स एस्टेब्लिश अ ग्लोबल कार्बन मार्केट टू फैसिलिटेट द कार्बन ट्रेडिंग बिटवीन द कंट्री। बस इतना ही पता होना चाहिए, यही इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। रिसेंटली यूएई ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29 में लॉन्च किया गया है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एम करता है टू डबल एनुअल ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करना है बाय द 2030। इट इज लॉन्च, यूएई ने लॉन्च किया है अंडर द 2029 COP29 में इसको लॉन्च किया गया है। इसका फोकस है मेनली ऑन अफ्रीका टू हाईलाइट द फाइनेंसिंग एंड द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर द अफ्रीकन नेशन, technological solution for the African nations and to boost the energy efficiency। High Ambition Coalition क्या है? It was launched in 2019, वन प्लेनेट समिट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, हाई एम्बिशन कोलिशन को। ऑल्सो नोन एज द हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर द नेचर एंड पीपल, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट ये आपको फोकस करना है 30/30 टारगेट हैं क्या। प्रमोट करता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को, प्रोटेक्ट एट लीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड ओशियन बाय द 2030। प्रोटेक्ट एट लीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड ओशियन बाय 2030, दैट्स 13 to 30 टारगेट्स। इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप है, मोर देन 100 कंट्री का ग्रुप, को चेयर बाय द कोस्टा रिका ने इसको को चेयर किया है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस इज द इंपॉर्टेंट। लॉन्च बाय द 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ने इसको लॉन्च किया है, इन 2022 में लॉन्च किया गया था। इट्स अ वॉलंटरी इंटरनेशनल अलायंस है, सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्मिंग प्रोटोकॉल्स, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के जो सपोर्ट करता है। प्राइमरी गोल इसका क्या है, टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट, to facilitate the development and the implementation of the biodiversity credits and the implementation of the biodiversity credits। Its focus on the building a framework of the high level science based principle of guide to establishment and the functioning of the bio credit market। The BCA task force include करता है decision makers, methodology developers, स्टैंडर्ड सेटर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इन सब पे ये फोकस करता है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोल्डोवा ने साइन किया है, इट इज रिसेंटली साइन बाय द
Moldova. International Solar Alliance is signed by the Moldova. International Solar Alliance is signed by the Moldova. Amendment in the FA in 2020. FA in 2020. Eligibility of UN member states to join the ISA. ये amendment हुआ था in framework agreement for the eligibility of the UN states to join the ISA. ये जो intergovernmental organization है launched by the India and France in 2015 में इसको launch किया गया था इंडिया एंड फ्रांस में. 10 साल हो गए हैं, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में इंडिया में. इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए. guided by toward the thousand strategy, guided by toward the thousand strategy and aims to mobilize the US dollar 1,000 billions of investment in the solar energy by the 2030. कि 2030 तक 1,000 billions ऑफ सोलर एनर्जी को इन्वेस्टमेंट करना. तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 10 साल हो गए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 10 साल हो गए एंड से हेडक्वार्टर इन इंडिया एंड लॉन्च बाय द इंडिया एंड फ्रांस. National Institute of Solar Energy in Gurugram. In 2021, UN General Assembly conferred observer status to the ISA को observer status दिया और स्पेन 99th मेंबर बना है. स्पेन 99th मेंबर बना है. स्पेन 99th मेंबर बना ISA का. नेक्स्ट आता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. केरला का जो कापड़ बीच है इन खोजीकोड़े, केरला का जो कापड़ बीच है इन द खोजीकोड़े एंड चाल बीच इन कन्नौर हैज बीन बेस्टोड अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इनको दिया गया है. चाल बीच इन कन्नौर एंड द कापाड़ बीच इन द खोजीकोड़े एज अ कंसीडर एज अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है फ्रांस ने इन 1985. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? फ्रॉम द फ्रांस इन 1985 में स्टार्ट हुआ एंड इट एरिया आउट ऑफ यूरोप इन 2001. यूरोप से बाहर कब आया? 2001 में. तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ से स्टार्ट हुआ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रांस इन 1985. सर्टिफिकेशन अवार्ड किया बाय द डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन. एक एजेंसी है डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन एजेंसी, दैट इज द एनवायरमेंटल एजुकेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है. कौन करता है? FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स अ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के अंदर करता है. इट इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज इको लेबल. इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज इको लेबल ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया. 33 क्राइटेरिया के बेसिस पे ये किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देते हैं, जहाँ पे ये फोकस करते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन पे, बाथिंग वाटर क्वालिटी पे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पे एंड द कंजर्वेशन पे. इट कैन बी ऑब्टेन बाय अ बीच मेरीना. इंडिया में कौन कौन से बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग बीच आर सर्टिफाइड इन द इंडिया? शिवराजपुर गुजरात, घोगला दीव, कसारगोड कर्नाटका, कापड़ केरला, ऋषिकोंडा आंध्र, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर अंडमान, कोवालम तमिलनाडु, ईडन इन Pondicherry, Munico in Thundi Beach, Lakshadweep, and the Kadamat Beach in the Lakshadweep. No beach in the Goa, no beach in the Goa is a blue flag सर्टिफाइड बीच. कोई भी बीच गोवा में ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच नहीं है. वेटलैंड सिटी एक्टिडेशन प्रोग्राम. इंदौर एंड उदयपुर बिकम द फर्स्ट सिटीज टू रिसीव वेटलैंड सिटी एक्टिडेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंदौर एंड उदयपुर बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू रिसीव द वेटलैंड सिटी एक्टिडेशन प्रोग्राम अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स. रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के अंदर उदयपुर एंड द इंदौर बिकम द वेटलैंड सिटी एक्टिडेशन. सिरपुर लेक इंदौर में है. सिरपुर लेक इज इंदौर ए रामसर साइट दैट रिकॉग्नाइज फॉर द वाटर बर्ड कॉन्ग्रीगेशंस के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है. उदयपुर राजस्थान सराउंडेड बाय द 5 वेटलैंड्स. उदयपुर 5 वेटलैंड से सराउंडेड है. पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई. दीज आर द 5 वेटलैंड्स सराउंडिंग द उदयपुर. दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर द WCA के अंदर आया. WCA के अंदर आए हैं सिरपुर लेक एंड उदयपुर. और क्यों आए हैं, वाई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट पे आते हैं द वेटलैंड सिटी एक्रिडेशन प्रोग्राम. इट्स अ पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन. ये रामसर कन्वेंशन का पार्ट है. इट वॉज अप्रूव्ड एट उरुग्वे इन कोप 12 में अप्रूव हुआ था इन रामसर कन्वेंशन. इट्स अ वॉलेंट्री एक्रीडेशन स्कीम है.
एक्रीडेशन वैलिड फॉर द 6 ईयर, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए एक्रीडेशन नहीं है, इट्स अ वैलिड फॉर द 6 ईयर ओनली एंड विच इन द मस्ट बी रिन्यूड, उसके बाद रिन्यू किया जाना चाहिए। 6 क्राइटेरिया पे फोकस किया जाता है। रामसर कोप 13 में है, 74 सिटीज हैं, 17 कंट्री हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ वेटलैंड सिटी। तो 74 साइट्स हैं, 74 सिटीज, सॉरी 74 सिटीज एंड 17 कंट्री को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वेटलैंड सिटी अंडर द रामसर कन्वेंशन। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? चाइना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? चाइना, उसके बाद फ्रांस में। सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद फ्रांस में। चाइना हर जगह ही आ गया। सबसे ज़्यादा चाइना और उसके बाद फ्रांस से। नेक्स्ट पार्ट आता है पोल्यूटेंट। नेक्स्ट पार्ट इज द पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट वाला पार्ट डिस्कस करते हैं क्योंकि पोल्यूटेंट यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट फेवरेट एरिया है। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पोल्यूटेंट से यूपीएससी पूछता है। क्लाइमेट एयर क्लीन कोलिशंस फाउंडेड इन 2012 में फाउंड किया गया था। ओनली इंटरनेशनल बॉडी वर्किंग टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। ओनली बॉडी दैट फोकस ऑन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। ये केवल एक बॉडी है जो फोकस करता है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट पे। मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दैट ड्राइव बोथ क्लाइमेट चेंज एंड द एयर पोल्यूशन, जो ड्राइव करता है क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन को। CCAC क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन पार्टनर फ्रॉम 2019 में इंडिया पार्टनर बना था। वॉलेंटरी ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का। शॉर्टली क्लाइमेट पोल्यूटेंट कौन से हैं? आर ए ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड द एयर पोल्यूटेंट दैट हैव नियर टर्म वार्मिंग इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। जो वार्मिंग इम्पैक्ट रहेगा जिनके क्लाइमेट में, कैन अफेक्ट द एयर क्वालिटी। PM2.5, PM10 ये अफेक्ट करते हैं एयर क्वालिटी को। तो इस तरीके के शॉर्ट टर्म लाइक मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं और टेम्परेचर को भी इंक्रीज करते हैं, तो इनको बोला जाता है शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट। इट्स इंक्लूड द ब्लैक कार्बन, इट्स इंक्लूड द मीथेन, इट्स इंक्लूड द ग्राउंड लेवल ओजोन एंड द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इंक्लूड करता है। दे आर ऑल्सो नोन एज द सुपर पोल्यूटेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल up to the 45% of the current global warming। ये रिस्पॉन्सिबल है 45% ऑफ द करंट ग्लोबल वार्मिंग के लिए। दीज पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर दिस बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर आईईए है, आईईए ने इसको लॉन्च किया। इंडिकेट करता है मीथेन एमिशंस फ्रॉम द फ्यूल यूसेज इन 2023। आईईए का इनिशिएटिव है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। ब्लैक कार्बन की बात करते हैं, शॉर्टली पोल्यूटेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट्स आफ्टर द CO2। CO2 के बाद ब्लैक कार्बन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट्स। ग्रीन हाउस गैस emission, ब्लैक कार्बन इज क्विकली वॉश्ड आउट एंड कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इजिली एलिमिनेट किया जा सकता है। Unlike the historical carbon emissions, also localized source with the greater local impact। local source ज़्यादा से ज़्यादा impact रहता है, ज़्यादा टाइम तक ये एनवायरनमेंट में रहेगा और उसको इम्पैक्ट करेगा, पोल्यूशन को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिक कवर शूट डे 2024। प्लास्टिक कवर शूट डे रिपोर्ट्स फॉर रिलीज। प्लास्टिक कवर शूट डे रिपोर्ट्स फॉर रिलीज बाय द स्विस बेस्ड एजेंसी दैट्स अर्थ एक्शन। किसने रिलीज किया? स्विस बेस्ड एजेंसी अर्थ एक्शन ने प्लास्टिक कवर शूट डे रिपोर्ट को रिलीज किया। is projected to occur in September 5th, referring to a day when the amount of plastic waste surpassed। कि प्लास्टिक वेस्ट कितना बढ़ गया, जो पूरी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इफेक्टिवली मैनेज करने का, उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। तो प्लास्टिक ओवर शुड डे, इतना प्लास्टिक हम लोगों ने बना दिया, इतना यूज कर लिया कि वो उतना प्रोसेस भी नहीं हो सकता, उतना पूरे वर्ल्ड के पास कैपेबिलिटी नहीं है प्रोसेस करने की, उतना ज़्यादा प्लास्टिक बना दिया गया है। Global plastic management waste generation region 7.11% in 2021। India will reach the plastic overshoot day on April 23 में इंडिया ने भी कर लिया है। Montreal Protocol of 1987, it's a global environmental treaty है। It's a global environmental treaty to eliminate the production and the use of ozone depleting substances। Eliminate करना production को and the global ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना। इम्प्लीमेंटेड अंडर द वियना कन्वेंशन, ये आप सबको ही पता होगा, इट्स अ सिंपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मिथेनोट्रोप्स, दीज आर द मीथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया। मिथेनोट्रोप्स आर द मीथेन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स डिस्क्राइब करता है इंडिया फर्स्ट कल्चर ऑफ इंडिजीनियस मिथेनोट्रोप्स। रिकॉग्नाइज द इंडिया फर्स्ट कल्चर indigenous methanotropes known as the मिथाइलोक्यूकुमिस ओराइजे। मिथाइलोक्यूकुमिस ओराइजे, तो ये मिथेनोट्रोप्स बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज मीथेन
ये मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं और एक बायोमास बनाते हैं अंडर द मिथेनोट्रोप्स। हैबिटेट वेटलैंड्स में, राइस फील्ड्स में, पोन्स में एंड अदर वाटर बॉडीज में मिलते हैं। शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है, अभी हमने डिस्कस किया था, हैव अ नियर टर्म वार्मिंग इफेक्ट्स रहता है, लाइक इट्स अ रिपीटेड टॉपिक। Next is the Clean Air Conference of 2024. It's an annual meeting held on the sidelines of sixth session of the United Nations Assembly Environment. Not much important. Next is the Global Framework for the Chemical. This is important one. Global Framework for the Chemicals. It was adopted in the fifth session of the International Conference on Chemical Management in the Bonn, Germany में हुआ है 2023 में. It's a successor of strategic approach to the international chemicals. It's a approach to the international chemical approach. GCF is a new international agreement aims to protect human health and the environment from the harmful impacts. एनवायरमेंटल टर्म्स की बात करते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल टर्म्स हैं जो आपके बेसिक से रिलेट भी होती है, लाइक इकोसाइड। इकोसाइड एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ग्रीक वर्ड से ये बना है। एंड किलिंग वंस होम, इकोसाइड मीन्स किसी का एनवायरमेंटल होम हमने डैमेज किया, किलिंग वंस होम। नो एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन ऑफ इकोसाइड, अभी तक कोई भी लीगैलिटी डेफिनेशन नहीं है जो लीगल बेस पे हम बोल सकेंगे दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ इकोसाइड, अभी तक नहीं है। A group of lawyers ने प्रपोज किया, it constitutes the unlawful or wanton act committed with knowledge that there is substantial likelihood of severe and either widespread or a long-term damage of the environmental being caused by those acts. इन सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको पता था कि ये अफेक्ट करेगा, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, उसके बाद भी आपने उसको डैमेज किया, दैट्स अ इकोसाइड, दैट इज अ इकोसाइड। नेक्स्ट पे आते हैं एल्पिन ग्लो फिनोमिनन। एल्पिन ग्लो, एल्पिन लीबे से लिंक मत करना, एल्पिन ग्लो फिनोमिनन नेचुरल फिनोमिना है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन व्हेन माउंटेन स्लोप्स आर इल्यूमिनेटेड, व्हेन द माउंटेन स्लोप्स आर इल्यूमिनेटेड बाय द सन एज राइजेज और सेट, जब सनराइज और सनसेट होता है, जब माउंटेन स्लोप्स है वो इल्यूमिनेट होते हैं, जो माउंटेन स्लोप्स है वो इल्यूमिनेट होते हैं, इस फिनोमिनन को बोला जाता है एल्पिन ग्लो फिनोमिनन, इसको बोला जाता है एल्पिन ग्लो फिनोमिनन। The slopes turn rosy, reddish or orange depending on the angle of the sunlight. ये कब होता है? During the twilight hours before and after the sunset. Before and after the sunset. Atmospheric rivers क्या है? कई सालों से न्यूज में अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा, तो पढ़ लेते हैं, मे बी आंसर्स की पूछ लिया जाए। कैलिफोर्निया यूएसए हैज बीन हिट द टू बैक टू बैक एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म्स। कैलिफोर्निया में कंटिन्यूसली दो एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म्स आए हैं। ये इंडिकेट करता है नैरो इलोंगेटेड कॉरिडोर्स ऑफ कंसंट्रेटेड मॉइस्चर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड विद द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ जो एसोसिएटेड है। टिपिकली ये लोकेटेड विद इन लो लेवल जेट एरिया, स्ट्रॉन्ग winds in the lower level of atmosphere. These are largest transport mechanism of fresh water on earth. The largest transport mechanism है of fresh water on the earth. ब्रूमेशन क्या होता है देख लेते हैं। Have observed instance of brumation in various reptilian species. Reptilian species में देखा गया है ब्रूमेशन को। It is a name describe a period of dormancy like the hibernation and estivation। अब एक नया टर्म है ब्रूमेशन, ये पीरियड ऑफ डोरमेंसी है और स्लोड एक्टिविटी इन रेप्टाइल, रेप्टाइल्स में एक्टिविटी स्लो हो जाती है और कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, उसको बोला गया ब्रूमेशन। अक्कर्स इन कोल्डर मंथ्स, विंटर के टाइम पे होता है। व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप एंड फूड बिकम स्केर्स ड्यूरिंग द ब्रूमेशन, तो फूड नहीं मिलता है, टेम्परेचर कम होता है तो एक्टिविटी स्लो हो जाती है, उसको बोला जाता है ब्रूमेशन। नेक्स्ट इज ग्रीन वॉशिंग, ये पूछा है भी है यूपीएससी ने, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? Refers to the practice of making false or exaggerated claims about the environmental benefits of a product। जबरदस्ती के फॉल्स क्लेम करना कि एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट्स सर्विसेज देगा कंपनी इन ऑर्डर प्रेजेंट मिसलीडिंग इमेज क्रिएट करता है, दैट्स ग्रीन वॉशिंग। वाटर रेशनिंग, बोगोटा वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड स्टार्ट द वाटर रेशनिंग, ने बोगोटा ने स्टार्ट किया वाटर रेशनिंग। इज द एक्ट ऑफ लिमिटिंग एवरीडे वाटर यूज, एक दिन में आप कितना वाटर यूज करोगे उसको बोला गया वाटर रेशनिंग, क्योंकि वाटर सप्लाई कम है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑप्टिमल यूज करने के लिए वाटर रेशनिंग का यूज किया गया। Bogota है कहाँ? It's a Colombia sprawling high altitude capital located on a plateau of Andes as the Altiplano। Killing curve की बात करते हैं। Killing curve if the records of the atmospheric carbon dioxide from the Mauna Loa Observatory since 1958 named after the Dr. Charles David Killing। ये रिकॉर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड्स का फ्रॉम द मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी। मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी से एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक रिकॉर्ड है, उसको बोला गया है कीलिंग कर्व।
Global average concentration of carbon dioxide was the 4.7 ppm in March 2024. मोना लो और ऑब्जर्वेटरी के बारे में देख लेते हैं. इट इज अ स्टेशन दैट मेजर द एलिमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर एंड दैट कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट राइट क्या है? एम के राजनीत वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया ने कहा कि जेनेसिस ऑफ द क्लाइमेट राइट्स के बारे में बात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. द केस रिवॉल्व अराउंड whether electricity transmission lines could be constructed through the habitats of the critically endangered great Indian bustard. जो हैवी हाई टेंशन लाइंस बोलते हैं, क्या वो लाइंस जीबी कंजर्वेशन एरिया से जाना चाहिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन जाना चाहिए? तो क्लाइमेट राइट की बात यहाँ से शुरू होती है. एक जीबी इंपॉर्टेंट हो गया, जीबी की कंजर्वेशन कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट हो गया, और क्लाइमेट राइट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर करता है द राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज. सोर्स ऑफ द क्लाइमेट राइट deliberated in the Supreme Court judgment are right to life and personal liberty under the Article 21 and the right to equality under the Article 14. तो पॉलिटी परस्पेक्टिव से दो आर्टिकल, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 जो क्लाइमेट राइट को रिकॉग्नाइज करते हैं. एरोबायोलॉजी, इट्स स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एयरबोर्न बायोलॉजिकल पार्टिकल. स्टडी करना. एरियल मेटाजेनोमिक्स पूछा था, तो सिमिलरली एयर बायोलॉजी है. एरियल मेटाजेनोमिक्स यूपीएससी पहले ही क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एरोबायोलॉजी भी उसी से रिलेटेड है. इट इज स्टडी ऑफ मूवमेंट्स एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ द airborne biological particles like bioaerosols. ये इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स, पोलन ग्रेन, वायरसेस. रिफ्लेक्ट करते हैं चेंज इन बायोडाइवर्सिटी, प्लांट फ्लावरिंग पैटर्न्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस. बायोलीचिंग क्या होता है? Method used to extract metals such as copper and gold from the minerals and the waste materials during the biological process. कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द वेरियस मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल से निकालना एंड यूजिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस. यूटिलाइज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द हेडक्वार्टर ऑफ बैक्टीरिया को करता है. इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस. बायोलीचिंग क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यहाँ पे निकाला जाता है, जमीन में नहीं जा रहा, ये ध्यान रखना होगा. यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल सच एज कॉपर एंड द गोल्ड. एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया गया वेस्ट से, तो एनवायरमेंट के लिए तो एक सस्टेनेबल प्रोसेस हो गया बायोलीचिंग, तो ये याद रखेंगे आप. बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी इज अ क्लोज्ड टैंक बेस्ड फिश फार्मिंग मेथड है which cleans the water in fish tanks. It converts organic waste into the microbial biomass. It convert करता है organic waste को in the microbial biomass. Commonly used bacteria like the bacillus, pseudomonas, nitromonas इसके लिए यूज होते हैं. डार्क ऑक्सीजन बोला जाता है. ऑक्सीजन प्रोड्यूस एक्सट्रीम डीप ओशियंस में, डीप ओशियंस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है डार्क ओशियन सरफेस विदाउट द फोटोसिंथेसिस. और जो ये डार्क ऑक्सीजन है ये प्रोड्यूस होता है विदाउट द फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको बोला गया है डार्क ऑक्सीजन. Hydroclimate whiplash, it's a rare meteorological condition है where an extremely wet season is followed by an extremely dry season. Extremely wet season followed by the extremely dry season. Atmospheric warmth, amount of water vapor in the atmosphere increase and its deficit also increase exponentially. The atmosphere can hold more water for longer period before releasing its precipitation. अब नेशनल वर्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? वेद बैंक इकोसिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु, कैप कोमिरोन में है. इसके साथ साथ इंडिया फर्स्ट स्काई डार्क पार्क पींच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया फर्स्ट एवर ड्राई स्काई रिजर्व कहाँ पे है? इट्स फर्स्ट ऑफ द काइंड इनिशिएटिव बाय डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन हैंडले इन लद्दाख एज अ पार्ट ऑफ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, हैंडले में, लद्दाख में. हैंडले लद्दाख के में बारे में है. नेक्स्ट इज द Sejafeld Wildlife Sanctuary located in Tripura. It's a woodland with an artificial lakes and natural botanical and the zoological garden. It also has a two natural lake known as the Absarika. It's a two natural lakes known as the Absarika and the Amrit Sagar. तो ये याद रखेंगे, यूनिक नेम है, जो जो यूनिक नेम है वो पूछे जाते हैं. अबसारिका, अमृत सागर कहाँ पे है? त्रिपुरा में. कहाँ पे? सेफाई जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है. तो ये आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा सेफाई जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लेक्स के बारे में अबसारिका एंड द अमृत सागर. वेजिटेशन कैसा है? मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है. क्लाउडी लीपर्ड नेशनल पार्क भी है जो एस्टेब्लिश हुआ 2007 में. ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड अंडर द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो ये भी पूछा जा सकता है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? एपी, इट इज इन द अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट आते कटालुम्बो लाइटनिंग. इसका मीनिंग क्या है? कटालुम्बो लाइटनिंग का नेचुरल फिनोमिनन दैट अकर एट द माउथ ऑफ द कटम्बो रिवर.
वेयर इट्स मीट द लेक मारासीबो। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैटामुम्बो रिवर एंड द लेक माराकाइबो। लेक माराकाइबो इज एन इम्पोर्टेंट माउथ ऑफ कैटम्बो रिवर्स पे होता है, जहाँ पे लेक माराकाइबो से वो मिलता है। लेक माराकाइबो है कहाँ पे? दिस इन द वेनेजुएला, लार्जेस्ट लेक है इन लेटिन अमेरिका, दिस इन द वेनेजुएला एंड द लार्जेस्ट लेक इन द लेटिन अमेरिका। तो लेक माराकाइबो इज द मोर इम्पोर्टेंट। देन द वेरी विरांग वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दिस इज इन द मध्य प्रदेश इन द नोरदही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इसको बनाया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। रिवर विच फ्लो थ्रू दिस नर्मदा एंड जमुना रिवर बेसिन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम द वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से। कौन कौन से फ्लो? नर्मदा एंड द जमुना रिवर बेसिन्स है। गिनोरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन द रिजर्व, फोर्ट भी विद इन द रिजर्व है। नर्मदा यमुना रिवर बेसिन्स है, नोरदही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है। वेजिटेशन मोस्टली फाउंड इन ड्राई डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है, ड्राई डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, नोटिफाई हुआ इट्स 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व इन द छत्तीसगढ़ 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व, द स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल एरिया बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन एंड द हैबिटेट क्वालिटी के बेसिस पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट सबमिट करता है प्रपोजल ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑल्सो। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। इट्स ओनली द लैंडस्केप इन द वर्ल्ड हैज अ होम टू मेलानिस्टिक टाइगर्स। मेलानिस्टिक टाइगर्स न्यूज में रहा है, इट्स द ओनली लैंडस्केप इन द वर्ल्ड, इट्स द ओनली लैंडस्केप इन द वर्ल्ड फॉर द मेलानिस्टिक टाइगर। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यूपीएससी कई बार ऑप्शन में भी देख चुका है और वैसे भी पूछ चुका है, इसलिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पुंचा पैडी, वैरायटी ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन केरला। पुंचा इज अ वास्ट पैडी फील्ड इन द अरानमुला, अरानमुला में वास्ट पैडी फील्ड है। कुटानड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्लोबली इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स है, हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की 3 साइट्स जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स, कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द कौन कौन सी साइट्स इंडिया में ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स है? जिसमें से एक तो कुटाल एंड वेटलैंड है, बाकी अगर हम देखेंगे तो 3 है, सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, कोरापुट ऑफ एग्रीकल्चर उड़ीसा एंड कुटानड वेटलैंड्स इन द केरला, दीज आर 3 साइट्स। अब आते हैं स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज की क्लास मैं पहले ही ले चुका हूँ, उसका पीडीएफ आपके ग्रुप पे अवेलेबल है, तो नाम देखेंगे, बाकी आप खुद से पढ़ेंगे अबाउट द स्पीसीज। सिनोमिथिका गोरोई, डीप सी कोरल रीफ्स, पुंगार काउ। कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जियो साइंटिस्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, सेम सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया कोरल रीफ्स पे, और इंजीनियरिंग सर्विस पे भी क्वेश्चन पूछा गया कोरल रीफ्स पे। तो तीनों यूपीएससी के एग्जाम है, तीनों यूपीएससी के एग्जाम है, जियो साइंटिस्ट, सीडीएस एंड द इंजीनियरिंग सर्विस, तीनों में कोरल रीफ पे क्वेश्चन आया। तो कोरल रीफ आपके यूपीएससी एग्जाम में भी आएगा, कोरल रीफ को डिटेल में पढ़ लेना, क्या क्या कोरल रीफ कहाँ कहाँ पे मिले, रिसेंट का न्यूज क्या है, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ्स कहाँ पे, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पे, एप्लीकेशंस क्या है, कोरल रीफ किस किस चीज में काम आते हैं, कोरल रीफ के प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें आप अच्छे से डिटेल में खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज द पुंगानुर काउ, पुंगानुर काउ रेयर ब्रीड ऑफ कैटल इन द पुंगारो विलेज चिट्टोर इन द आंध्र प्रदेश। हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार इनके साथ रहते हैं, फोटो में वायरल हुई थी अबाउट द पीएम मोदी विद दिस काउ। तो स्नो लिपर पे फोकस करेंगे, पेंगोलिन पे फोकस करेंगे, बिंटूलोंग पे फोकस करेंगे, वेल टूथेड एंड बेलिन वेल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड मगर, राइनो, वन और राइनो, डॉल्फिन गैंगटिक्स कौन कौन सी हैं? इंडस डॉल्फिन, गोल्डन लंगूर, कोलोक गिबन, सी कुकुम्बर, ओटर्स, रेसफिश, बबोश ट्रीज, रेड पांडाज, सी ग्रासेस, अरेबियन ओंग्स, वकीटा, ओरकास, लाइन टेल मकाओ एंड द कारकाल। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्पीसीज जिस पे आप फोकस करेंगे। आपको ये सारे स्पीसीज पहले ही कराए जा चुके हैं, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। आपका पीडीएफ ये अवेलेबल है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ द आईएएस विंग्स। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्दी से हिस्ट्री करंट अफेयर्स का, जहां से आपके ऑलमोस्ट 40% ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करंट पर्सपेक्टिव के होते हैं, उसको स्टैटिक से लिंक करके पूछा जाता है। तो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑफ द हिस्ट्री करंट अफेयर, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कंटेंट को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, वीडियोज को शेयर करें, दैट विल बी अ ह्यूज हेल्प फॉर मी for making these more informative video, and that can be directed in the prelims 2025.
एंड कल हम डिस्कस करेंगे सी सेट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एवरेज, दैट इज द सेशन 6 इन द रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ द सी सेट, रात को 10 बजे at live at 10 p.m. with the average topic. Stay tuned and a good night. Please answer all the questions जो भी मैंने पूछे हैं, लिस्ट डाउन करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है. That's an important thing under this video. Thank you everyone for attending the session. Thank you.